चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है परावैद्युत का प्रभाव। भाई समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर परावैद्युत का प्रभाव क्या पड़ता है, या धारिता पर, संधारित्र कोई भी संधारित्र हो उसकी धारिता पर प्रभाव क्या पड़ेगा परावैद्युत का, उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि परावैद्युत होता क्या है। भाई नाम तो वो सुना है परावैद्युत, परावैद्युत होता क्या होगा, तो आप आराम आराम से समझिए, फील लीजिए। कुल मिला के हम एक अचालक पदार्थ लेते हैं। अचालक पदार्थ क्या होते हैं? वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त आवेश नहीं होते और उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, आवेश का प्रवाह नहीं होता। और वो पदार्थ हम क्या भी कह सकते हैं, उन पदार्थों को हम परावैद्युत भी कह सकते हैं। तो परावैद्युत एक तरीके से अचालक पदार्थ होते हैं जो अपना कुचालकता का गुण दर्शाते हैं। मगर ध्यान से समझिएगा कि भाई कुचालक पदार्थ तो हैं, कुचालक पदार्थ में बिल्कुल आवेश का प्रवाह नहीं होगा, मगर अगर विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए तो उसमें आवेश प्रवाहित तो होना चाहिए। जैसे समझिए कि मान लीजिए कोई अणु है जिसमें ये बीच में है धनात्मक आवेश और आसपास है ऋणात्मक आवेश। भाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहे हैं, बीच में है नाभिक, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अगर मैं विद्युत क्षेत्र लगा देता हूं, समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए मैंने इस तरीके से विद्युत क्षेत्र लगा दिया, बाह्य विद्युत क्षेत्र इस तरीके से, तो क्या होगा, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र लगाने पे यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर बल लगेगा, विद्युत बल, और ये जो बल होगा ये हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा क्योंकि इस पर ऋणावेश है। हमें पता है ना, ऋणावेश पर बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, तो इस पर बल लगेगा विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो धनात्मक आवेश है इस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ऐसा कुछ हो रहा होगा। इसका मतलब पहले ये समरूप रूप से चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन, अब ये वृत्ताकार पथ की जगह थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया होगा। तो कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम देखने को मिल सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले वृत्ताकार पथ था इसका, अब वृत्ताकार नहीं होकर इसका पथ कुछ इस तरीके का हो गया होगा। ऐसा समझ सकते हो आप। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि आवेश प्रवाहित तो नहीं हुआ मगर कुछ स्थानांतरित हो गया। आवेश प्रवाहित तो नहीं हुआ मगर कुछ स्थानांतरित हो गया। तो इन पदार्थों की क्या खासियत होती है कि जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें आवेश का कुछ स्थानांतरण हो जाता है, बहुत अति अल्प स्थानांतरण होता है, और इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ आप ध्यान रख सकते हैं कि एक तरीके से कुचालक पदार्थ ही होते हैं, मगर जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें आवेश का प्रवाह तो नहीं होता, क्या हो जाता है, इसमें आवेश का अति अल्प स्थानांतरण हो जाता है, और ऐसे पदार्थों को हमने नाम दे रखा है परावैद्युत पदार्थ। चलिए इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ऐसे कुचालक जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश का सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन हो जाता है, स्थानीय विस्थापन हो जाता है या स्थानांतरण हो जाता है, ऐसे समझ सकते हैं। हमने क्या किया था, पहले वृत्ताकार पथ में घूम रहा था इलेक्ट्रॉन, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो उसका पथ वृत्ताकार ना होकर के कुछ पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो वो कहलाएगा स्थानीय विस्थापन। स्थानीय विस्थापन मतलब यहां से टूटकर दूसरी जगह नहीं जा रहा है, उसी जगह पे थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्थानीय विस्थापन। और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, परावैद्युत विद्युत क्षेत्र में एक निश्चित मान तक कुचालक होते हैं। आप याद कीजिए, ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको एक टर्म समझाई थी, उस टर्म का नाम था परावैद्युत सामर्थ्य। क्या था, परावैद्युत सामर्थ्य। याद कीजिए क्या था परावैद्युत सामर्थ्य। मैंने बताया था परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान होता है। परावैद्युत सामर्थ्य क्या था, विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जब तक कोई भी पदार्थ या कोई भी परावैद्युत पदार्थ अपना कुचालक का गुण रख सकता है। मतलब उससे ज्यादा विद्युत क्षेत्र होने पे परावैद्युत पदार्थ के अणु से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है और जो पदार्थ है उसका आयनन हो जाता है, हम इससे समझ सकते हैं, या वो आयन में बदल जाता है।
तो उस समय वो पदार्थ आयन में बदल जाएगा और उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त हो जाएगा, तो वो एक चालक पदार्थ की तरह व्यवहार दर्शाता है। तो हम समझ सकते हैं कि परावैद्युत सामर्थ्य से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने पे या ज्यादा विद्युत क्षेत्र होने पे वो पदार्थ चालक पदार्थ की तरह व्यवहार दर्शाता है। तो यहां पर यही कहा गया है, परावैद्युत विद्युत क्षेत्र के एक निश्चित मान तक ही कुचालक होते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र का मान उस निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो ये अपने कुचालक क्षमता खोने लगते हैं तथा चालन करने लगते हैं। और वो निश्चित सीमा क्या है? उसी निश्चित सीमा को हमने नाम दिया था परावैद्युत सामर्थ्य। चलिए थर्ड पॉइंट में वही समझ लेते हैं हम। विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम, वापस से वही डेफिनेशन आ रही है जो शुरू में पढ़ी थी, वापस से रिवाइज कर लीजिए। विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जो कि एक परावैद्युत बिना भंजित हुए अपना कुचालक गुण रखता है। विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जब तक परावैद्युत बिना भंजित हुए अपना कुचालक का गुण रखता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेटा परावैद्युत सामर्थ्य। काम की डेफिनेशन है, ध्यान रखना है इसको। अब इसकी इकाई क्या होगी भाई? इसकी ये है तो विद्युत क्षेत्र ही, तो इसकी इकाई भी वही होगी जो विद्युत क्षेत्र की होती है। या तो आप बोल सकते हैं वोल्ट पर मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की इकाई है। और इसकी विमाएं भी वही होंगी जो विद्युत क्षेत्र की है। विद्युत क्षेत्र की विमाएं आपने निकाली है, आपको पता है जो वोल्ट प्रति मीटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्ट होता है एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो कार्य बटा आवेश, और मीटर की विमा आपको पता है, रखेंगे तो आपको इस तरीके से विद्युत सामर्थ्य की, पराविद्युत सामर्थ्य की विमाएं आपको मिल जाएंगी। जिसके बाद देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं ध्रुवीय पराविद्युत। अब ये ध्रुवीय पराविद्युत क्या होता है फील लेते हैं, पहले समझते हैं। मान लीजिए आपको अभी तो एक बात समझ में आ गई, पराविद्युत पदार्थ होते हैं, पराविद्युत पदार्थ कुचालक होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं परावैद्युत होते हैं, हमें ये तो पता चल गया। अभी परावैद्युत कितने प्रकार के होते हैं? ये परावैद्युत बेटा दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कौन से हो सकते हैं? नाम दिख ही रहा है आपको। एक हो सकते हैं बेटा ध्रुवीय और एक होते हैं अध्रुवीय। क्लियर है? एक ध्रुवीय है एक अध्रुवीय, सिंपल सी बात है, कंफ्यूज होना भी नहीं है। ध्रुवीय और अध्रुवीय में क्या अंतर होता है, किस तरीके से इनको डिफाइन किया गया? तो अब यहां पर देख सकते हैं हम ध्रुवीय और अध्रुवीय में डिफरेंस। ध्रुवीय नाम से समझ में आ रहा है, ध्रुवीय वो होते होंगे जिसके पास ध्रुव होते होंगे, और अध्रुवीय वो होते होंगे जिसके पास ध्रुव नहीं होते होंगे। तो आप समझिए, आपको ये तो पता है ना कि परमाणु के केंद्र में होता है, क्या होता है? नाभिक। और चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में गति कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु का शेप कुछ इस तरीके का होता है। परमाणु का शेप कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा। केंद्र में नाभिक है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है जो वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, इस तरीके से। अच्छा, जब परमाणुओं को आपस में मिलाते हैं तो बनता है अणु। तो अणु में भी ऐसा हो सकता होगा कि भाई बीच में होता होगा धनावेश और चारों तरफ वृत्ताकार में गति कौन करता होगा? इलेक्ट्रॉन, मतलब ऋणावेश। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस अणु का पूरा धनावेश कहां है, तो आप बोलेंगे इस अणु का संपूर्ण धनावेश है केंद्र में, मतलब इस जगह। संपूर्ण धनावेश इसी जगह है। अच्छा, आपसे पूछा जाए इस अणु का संपूर्ण ऋणावेश कहां है, तो आप बोल सकते हैं कि चारों तरफ घूम रहा है। अच्छा, चारों तरफ घूम रहा है, अगर आप किसी एक बिंदु पर दर्शाना चाहें, जैसे आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान केंद्र, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि पूरे द्रव्यमान को एक ही केंद्र पर, एक ही बिंदु पर संचित मान लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। उसी तरीके से आप इस पूरे ऋणावेश का एक केंद्र अगर डिफाइन करना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि पूरा समरूप रूप से वितरित है, तो इस पूरे ऋणावेश का एक जो केंद्र होगा वो कहां होगा? वो इसी केंद्र पर आने वाला है। इसका मतलब धनावेश भी यही है और ऋणावेश भी यही है, धनावेश भी यही है और ऋणावेश भी यही है। तो जहां धनावेश है वहीं ऋणावेश है, जहां धनावेश है वहीं ऋणावेश है। तो कुल आवेश कितना? 0। और हमें पता भी है कि एक उदासीन परमाणु के अंदर कुल आवेश तो 0 ही होता है। कुल आवेश 0 है और इसके अंदर भी, यहां पे भी 0 आ रहा है। मगर जहां धनावेश है वहीं ऋणावेश है, तो कोई ध्रुव मिलेगा क्या आपको? कोई द्विध्रुव बन सकता है क्या? द्विध्रुव आपने पढ़ा होगा स्थिर विद्युत्की में, एक धनावेश और समान मान का ऋणावेश कुछ दूरी पर अगर हो तो वो कहलाता है द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव।
यहां पर धनावेश भी है और ऋणावेश भी है और बराबर भी हैं, मगर दिक्कत क्या है, दोनों एक ही बिंदु पर आ रहे हैं, दोनों केंद्र पर आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो गई, दोनों के मध्य की दूरी हो गई 0। और इसका आपसे पूछा जाए द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होता है आवेश इंटू दोनों के मध्य की दूरी, और दोनों के मध्य की दूरी है 0। तो यहां पर आप बोल सकते हैं इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये एक ध्रुव नहीं बना पा रहे हैं, तो ये किस तरह के अणु हो गए, अध्रुवीय अणु हो गए। तो क्या हो गए, ये अध्रुवीय अणु हो गए। तो हमें समझ में आ गया कि अध्रुवीय अणु वो होते होंगे जिसमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक ही बिंदु पर संपाती होता होगा, और वो कहलाते होंगे अध्रुवीय अणु, और उससे मिलकर बनने वाले पदार्थ कहलाते होंगे अध्रुवीय पदार्थ, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अच्छा, ये अध्रुवीय की बात हो गई। अच्छा, इसका मतलब अगर ध्रुवीय की बात की जाए तो क्या होना चाहिए, वहां पे धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक ही बिंदु पर संपातित नहीं होना चाहिए, कुछ दूरी पर आना चाहिए। तो क्या होता होगा, देखिए समझते हैं। वहां पे ये होता होगा भाई कि जब परमाणुओं से मिलकर अणु बना है, तो मान लीजिए उस अणु में जो धनावेश का केंद्र है वो इस तरीके से है, और ऋणावेश है वो समरूप रूप से वृत्ताकार पथ पर नहीं घूम रहे, उनका पथ कुछ इस तरीके का हो जाता है, मान लीजिए इस तरीके से। अब ऋणावेश का पथ कुछ इस तरीके का हो गया। अगर ये वृत्ताकार होता तो इसके केंद्र पे आ जाता ऋणावेश का केंद्र। अब ऋणावेश का केंद्र कुछ शिफ्ट हो गया होगा, ऋणावेश का केंद्र मान लीजिए यहां आ गया होगा। जब ऋणावेश का केंद्र यहां आ गया तो अब ये एक ही बिंदु पर संपाती है क्या, अब ये एक ही बिंदु पर संपाती नहीं है। अब इन दोनों के बीच में कुछ दूरी आ गई है d मान लीजिए, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। अब यहां पर ध्रुव बन चुके हैं, एक धनावेश का ध्रुव है, एक ऋणावेश का ध्रुव है। इसका मतलब ये एक द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा, और ये द्विध्रुव बना रहा है, इसका मतलब इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा, और शून्य नहीं होगा तो आप बोल सकते हैं ये अणु किस तरीके का अणु है, ये एक ध्रुवीय अणु है। कैसा अणु है, ध्रुवीय अणु है। तो ध्रुवीय अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य नहीं होता, जबकि अध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। यहां यह बेसिक समझ में आया हमें। तो इनसे मिलकर, इस टाइप के अणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनते हैं उन्हें बोलते हैं ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, और उस टाइप के जो अणुओं से मिलकर पदार्थ बनते होंगे उन्हें कहते होंगे हम अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। तो ये बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए पहले, उसके बाद सारी बातें बहुत आसानी से अब आप समझ पाएंगे। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए समझते हैं सबसे पहले हम ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों को। यहां पे देखिए सबसे पहला पॉइंट, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अभी हमने कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन पराविद्युतों में अणुओं की असममित आकृति के कारण धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। यही तो हमने बोला था कि भाई धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र अगर संपाती हो जाता तो ध्रुव नहीं बनता। अभी ये संपाती नहीं है, इसलिए यहां पर दो ध्रुव बन रहे हैं, और इन अणुओं को हम बोलते हैं ध्रुवीय अणु, और ये पदार्थ होते हैं ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। तो यहां पर ये पॉइंट समझ में आया कि क्या हो रहा है कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का जो केंद्र है वो एक ही बिंदु पर संपाती नहीं है। सेकंड पॉइंट देखिए, प्रत्येक अणु का स्वयं का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। भाई द्विध्रुव बना रहे हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, शून्य नहीं होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब होगा क्या, भाई प्रत्येक अणु का तो द्विध्रुव आघूर्ण है, मगर जो पूरा पदार्थ है उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। भाई द्विध्रुव आघूर्ण किसका है, अणु का, वो शून्य नहीं है, पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। इसका मतलब क्या कि एक अणु का तो ऋणावेश भी है और धनावेश भी है, और आपने पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो हम बोल सकते हैं कि जब पूरा पदार्थ होता होगा उसमें सभी अणु यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होते होंगे। कोई इस तरीके से रखा हुआ है, कोई यहां पर इस तरीके से, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से। तो हम बोल सकते हैं कि सभी द्विध्रुव यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित है। अब यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण मान लीजिए इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर, सब यादृच्छिक रूप से हैं। तो सब, और आपको पता है द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो सबका अगर सदिश योग किया जाए तो आपको कुल योग मिलेगा शून्य,
क्योंकि सब यादृच्छिक रूप से हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? 0 होता है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी। मगर प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों की। क्यों 0 होता है पूरे पदार्थ का? क्योंकि पूरे आयतन में जो पर अणु हैं वो यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। यहां पर यही बोला गया है, ये द्विध्रुव यादृच्छिक विन्यासित होते हैं, इसलिए बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रति इकाई आयतन में औसत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। प्रति इकाई आयतन में औसत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देता कुछ इस तरीके से, इस तरीके से यहां बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो जितने भी धनात्मक आवेश हैं उन सब पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो सब इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की ओर मुड़ना चाहेंगे, और जितने भी ऋणात्मक आवेश हैं सब पर लगेगा बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो सब विपरीत दिशा में आना चाहेंगे। दूसरा अणु भी इस तरीके से मुड़ेगा, पीछे आएगा, तीसरा भी इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से आएगा। तो सब क्या चाहेंगे? विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित होना। अब यहां पर इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी इधर होगा, इसका भी इधर होगा, इसका भी इधर होगा। अब यहां पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा क्या? अब यहां पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा, एकांक आयतन में भी बात की जाए तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि सभी अगर विद्युत क्षेत्र रख दिया जाए तो सब क्या चाहते हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होना। अब यहां से कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे जल हो गया, एल्कोहल हो गया, HCl हो गया, NH3 हो गया। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं कि दो तरह के विलायक होते हैं, एक ध्रुवीय विलायक, एक अध्रुवीय विलायक। तो यहां पर ये एग्जाम्पल ध्रुवीय के हैं। और वो क्यों है ध्रुवीय? क्योंकि इनके प्रत्येक अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 नहीं है। तो उम्मीद है ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अध्रुवीय पदार्थ। मैंने आपको समझा दिया अध्रुवीय पदार्थ में क्या होगा। प्रत्येक अणु का जो धनात्मक आवेश का केंद्र है और ऋणात्मक आवेश का केंद्र है वो एक ही बिंदु पर संपाती होता है, इसलिए प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। अब जब प्रत्येक का ही द्विध्रुव आघूर्ण 0 है तो पूरे पदार्थ का तो द्विध्रुव आघूर्ण 0 होना निश्चित सी बात है। तो यहां पर देखते हैं पहला पॉइंट, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, भाई अभी बाह्य क्षेत्र नहीं लगा रहे हैं, उसी टाइम पे हम बात कर रहे हैं। तो बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनके अणुओं या परमाणुओं की सममित आकृति के कारण आवेश के धनात्मक तथा ऋणात्मक केंद्र संपाती होते हैं। अब यहां पर हो क्या रहा है, सममित आकृति के कारण, भाई सममित वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो उनका केंद्र, उनका ऋणावेशों का केंद्र केंद्र पर ही होगा, और केंद्र में नाभिक है तो नाभिक का जो केंद्र होगा वो भी केंद्र पर होगा। तो दोनों आवेश एक ही बिंदु पर संपाती हो जाते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। सेकंड पॉइंट देखिए, सामान्य अवस्था में इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। सामान्य अवस्था में मतलब जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट देख सकते हैं, अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दें तो क्या होगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। अब देखिए यहां पर पहले तो द्विध्रुव आघूर्ण था ही नहीं, अब जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दूंगा तो क्या होगा, धनात्मक आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश और ऋणात्मक आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से ये संरेखित होगा। दूसरा अणु भी ऐसे ही हो जाएगा, तीसरा भी ऐसे होगा। इसका मतलब अब प्रत्येक का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 नहीं होगा। पहले तो 0 था, विद्युत क्षेत्र आने पर 0 नहीं रहा, अब यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसको हमने बोला प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि विद्युत क्षेत्र से प्रेरित हुआ है ये। इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेंजीन, मेथेन। मतलब ये सब अध्रुवीय हैं क्योंकि इसके अंदर धनात्मक आवेश का केंद्र और ऋणात्मक आवेश का केंद्र एक ही बिंदु पर संपाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, इसको समझिए अच्छे से। सिंपल सी डेफिनेशन है, समझना है सिर्फ, हमें रटना नहीं है। ध्रुवण, ध्रुवण होता क्या है, आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थायी या प्रेरित द्विध्रुवों के द्विध्रुव आघूर्ण के संरेखण को हम ध्रुवण कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या मीनिंग है इसका। पहले तो विद्युत क्षेत्र नहीं है ये मानिए,
अब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो ध्रुवीय परावैद्युत में भी कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य था क्योंकि सब यादृच्छिक रूप से थे, और अध्रुवीय में भी शून्य था क्योंकि सबका एकल परमाणु या अणु का भी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य था। मगर जब विद्युत क्षेत्र आ गया तो वहां पर जो स्थायी द्विध्रुव थे उनका भी, जो स्थायी द्विध्रुव थे वो भी संग्रहित हो रहे थे विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, और जिनके पास द्विध्रुव था ही नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण ही नहीं था, उनमें भी द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने लगा। तो स्थायी हो चाहे अध्रुवीय हो, दोनों में ही प्रेरित होने लग जाता है, दोनों ही के ही द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संग्रहित होने लग जाते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्रुवण कहलाती है। ये पदार्थ का अब ध्रुवण हो रहा है। अब पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा इसके बाद। अब देखिए सभी परमाणु इस तरीके से, सभी अणु इस तरीके से व्यवस्थित हो गए, सबके धनात्मक आवेश इधर, ऋणात्मक आवेश इधर, और हमने ये लगा रखा बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ध्रुवण। यहां पे एक बात और समझ सकते हैं कि इस ध्रुवण से होता क्या होगा, इस पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र बढ़ता होगा या कम हो जाता होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस परमाणु के अंदर धनात्मक आवेश भी है, ऋणात्मक आवेश भी है, अणु के अंदर बात करें तो, और हमें पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो इस छोटे से अणु में भी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगा, इसमें भी इधर ही होगा, इसमें भी इधर ही होगा, इसमें भी इधर, इसमें भी इधर, इसमें भी इधर, इसमें भी इधर। इस तरीके से सबके विद्युत क्षेत्र पीछे की ओर होंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र आगे की ओर है। इससे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो अंदर होगा पदार्थ के, वो कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अंदर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा बाह्य विद्युत क्षेत्र तो है ही इस दिशा में, और विपरीत दिशा में जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र आया है उसको माइनस कर दीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि अंदर कुल विद्युत क्षेत्र होगा बाह्य विद्युत क्षेत्र माइनस प्रेरित विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर अंदर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान घट जाएगा। और आपने स्थिर विद्युत की में भी पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र का मान माध्यम में घट जाता है। आपने पढ़ा होगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र था KQ/R², माध्यम आने पे वहां पर आप K की वैल्यू लिखते थे 1/4πε0, माध्यम आने पे 4πε0 को ε0 को मल्टीप्लाई करते थे εr से, तो आप बोलते थे विद्युत क्षेत्र का मान घट जाएगा। वो इसी कारण घट रहा है बेटा, क्योंकि माध्यम का ध्रुवण होने लगा। क्या होने लगा? ध्रुवण होने लगे। तो हमें समझ में आया कि ध्रुवण से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा P सदिश से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? P सदिश से। इसका मतलब ये एक सदिश राशि, ये तो क्लियर हो रहा है। अब ध्रुवण सदिश होता क्या है? अभी हमने देखा कि ध्रुवीय परावैद्युत हो चाहे अध्रुवीय परावैद्युत हो, जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनको रखा जाता है तो हर एक अणु या परमाणु अपने द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संग्रहित करने का प्रयास करता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि हर एक अणु के पास जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा वो अगर जोड़ा जाए तो पूरे पदार्थ के अंदर कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको मिलेगा। मगर एकांक आयतन में जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है ध्रुवण सदिश। क्या कहा जाता है? ध्रुवण सदिश। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एकांक आयतन में जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसी को कहा जाएगा ध्रुवण सदिश विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। इसका मतलब अगर ध्रुवण ज्यादा होगा तो ध्रुवण सदिश भी ज्यादा होगा, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा आएगा। अगर ध्रुवण कम होगा तो विद्युत ध्रुवण सदिश भी कम होगा, मतलब विद्युत द्विध्रुव कम होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके डेफिनेशन समझ लेंगे इस तरीके से। यहां बोला गया है एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है, ये क्लियर हो गया, जो यह दर्शाती है, क्या दर्शा रही है, कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोई अणु या परमाणु क्षेत्र की दिशा में किस सीमा तक ध्रुवित हो सकता है। क्या दर्शा रही है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोई अणु या परमाणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में किस सीमा तक ध्रुवित हो रहा है। अगर सभी एकदम संग्रहित हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा ध्रुवण होगा। मान लीजिए ये पहले इस तरीके से था द्विध्रुव, घूमकर इस तरीके से हो गया तो इसका कुछ ध्रुवण हो गया। अगर और ज्यादा हो जाता है तो इसका ध्रुवण ज्यादा हो गया, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो जितना ज्यादा ध्रुवित होगा उसका ध्रुवण सदिश भी उतना ही ज्यादा होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि P, कैपिटल P सदिश से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, किससे? कैपिटल P सदिश से। तो इसको हम लिख सकते हैं परावैद्युत के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्विध्रुव आघूर्ण। एकांक आयतन में जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसी को हम क्या कहेंगे?
ध्रुवण सदिश। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो स्मॉल n इंटू स्मॉल p वेक्टर से। स्मॉल p वेक्टर का मतलब हुआ, स्मॉल p सदिश का मतलब हुआ कि एक अणु या परमाणु का जो द्विध्रुव गुण है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p सदिश से। तो स्मॉल p सदिश क्या है? किसी एक अणु या परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण। और स्मॉल n क्या है? स्मॉल n है परावैद्युत की प्रति इकाई आयतन में अणु या परमाणुओं की संख्या। एकांक आयतन में जितने अणु या परमाणु है वो संख्या इनटू एक अणु या परमाणु का द्विध्रुव गुण अगर किया जाए तो हमें एकांक आयतन में कुल द्विध्रुव गुण आपको मिल जाएगा और इसी को हम कहेंगे ध्रुवण सदिश। इसमें आप आगे देखिए, हम ध्रुवण सदिश को स्मॉल n इंटू स्मॉल p सदिश से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर आप p सदिश को लिख सकते हो। p सदिश को क्या लिख सकते हो? q इंटू d। भाई p सदिश क्या है? द्विध्रुव गुण। द्विध्रुव गुण होता है आवेश इंटू दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। अगर कैपिटल N इंटू Q इंटू डी लिखा जाए तो ये हो जाएगा Q इंड्यूस्ड। Q इंड्यूस्ड मतलब जो प्रेरित आवेश उत्पन्न हुआ है वो इंटू दोनों के मध्य की दूरी। तो Q इंड्यूस्ड इंटू डी लिख सकते हो आप, कुल द्विध्रुव गुण बटा, अगर कुल आयतन से इसको डिवाइड कर दिया जाए, कुल आयतन क्या होगा? क्षेत्रफल इंटू डिस्टेंस। तो अगर कुल आयतन से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा एकांक आयतन में उपस्थित कुल द्विध्रुव गुण। यहां पे देख सकते हैं आप, डी से डी कैंसिल आउट होगा तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा Q इंड्यूस्ड अपॉन एरिया। तो आप इसको बोल सकते हो सिग्मा इंड्यूस्ड, मतलब ये हुआ प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व। तो प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व एक तरीके से ध्रुवण सदिश को बताता है। तो जितना ज्यादा ध्रुवण होगा प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व भी उतना ही ज्यादा आएगा। ध्रुवण कम होगा तो प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कम होगा। इसको आप समझिए, इसको रटना नहीं है, समझना है, फील लेनी है भाई ध्रुवण सदिश के बारे में। और कोई इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको बस इसकी फील समझ में आनी चाहिए कि इसका कंसेप्ट क्या है, ध्रुवण सदिश आखिरकार होता क्या है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसकी इकाई की अगर बात की जाए, इसकी इकाई क्या होगी भाई? जो पृष्ठीय प्रेरित आवेश घनत्व की होती होगी या पृष्ठीय आवेश घनत्व की जो इकाई होती होगी वही इसकी इकाई है, मतलब कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं कि मीटर स्क्वायर की होती है L2, तो ये ऊपर आएगा तो L-2 हो जाएगा, और कूलाम की होती है A1T1, तो इसकी हो गई V-L-2 A1T1। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इनको। नेक्स्ट बात करते हैं, मान लीजिए कि संधारित्र की दो प्लेटों के मध्य इस तरीके से पहले विद्युत क्षेत्र है। इस प्लेट के पास आवेश है +Q, इसके पास आवेश है -Q। तो यहां पर कुछ विद्युत क्षेत्र रहा होगा पहले से, मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम E0। बीच में निर्वात था तो यहां पर विद्युत क्षेत्र रहा होगा E0 हमने मान लिया, जो आपको पता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट के इक्वल होगा। अगर यहां पर बीच में एक पराविद्युत पट्टिका रख दी जाए, क्या रख दी जाए? पराविद्युत पट्टिका। ये पूरे माध्यम को भर नहीं रही है, कुछ गैप इधर भी बचा हुआ है, कुछ गैप इधर भी बचा हुआ है। 2 मिनट के लिए समझिए अभी। तो इसमें जितने भी द्विध्रुव बनेंगे, ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय परावैद्युत हो, दोनों में सेम ही काम होने वाला है कि हर एक अणु परमाणु का ध्रुवण होगा और वो सब एक ही दिशा में संरेखित होने का प्रयास करेंगे। तो इसमें भी एक द्विध्रुव इस तरीके से संरेखित हो जाएंगे। तो यहां पर जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र होगा वो विपरीत दिशा में होगा, धनावेश से ऋणावेश की ओर, इस तरीके से। ये हो गया आपका प्रेरित विद्युत क्षेत्र। तो अब आपसे पूछा जाए इस पराविद्युत पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में से प्रेरित विद्युत क्षेत्र को घटा दिया जाए तो आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस +Q के सामने जो इस सतह पे आवेश उत्पन्न हुआ होगा, ये हुआ होगा प्रेरित आवेश, और इसका जो आवेश घनत्व होगा उसको बोल दिया हमने प्रेरित आवेश घनत्व। इस तरीके से इसको बोल दिया +σ और इसको बोल दिया -σ। आप ऐसा देख सकते हैं कि धनात्मक प्लेट के सामने ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो रहा है और ऋणात्मक प्लेट के सामने धनात्मक आवेश उत्पन्न हो रहा है। धनात्मक प्लेट के सामने कौन सा आवेश की सतह आ रही है? ऋणात्मक। और ऋणात्मक के सामने कौन सी उत्पन्न हो रही है? धनात्मक। ऐसा होता भी है आकर्षण के कारण। अब इसको हम आगे समझते हैं कि मान लीजिए कि E0, V0 और C0 क्या है? पराविद्युत की अनुपस्थिति में क्रमशः विद्युत क्षेत्र, विभवांतर और धारिता। कि जब पराविद्युत नहीं था उस समय पे विद्युत क्षेत्र था E0 और दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर था V0 और संधारित्र की धारिता थी C0। अब क्या हुआ? E, V और C है, जब पराविद्युत आ गया उस समय पे यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो है
E, और दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर है V, और जो धारिता है वो हो गई C। तो इस समय पे अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, आगे समझते हैं इनके बारे में। देखिए अब पराविद्युत की अनुपस्थिति में विद्युत क्षेत्र, पराविद्युत जब पदार्थ नहीं था उस समय पे विद्युत क्षेत्र अगर कैलकुलेट किया जाए तो हम बोल सकते हैं उस समय पे विद्युत क्षेत्र था E0, मतलब निर्वात के समय, और उस समय पे जो विभवांतर था वो था V0। तो हमें पता है कि हम लिख सकते हैं E0 इक्वल टू V0 अपॉन D, क्योंकि हमें पता है विद्युत क्षेत्र होता है E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। तो हम बोल सकते हैं विभवांतर है उस समय पे V0 और दोनों के बीच की दूरी है D, तो आप V0 अपॉन D लिख सकते हैं। एक और सूत्र आपने पढ़ा था, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब निर्वात हो तो ये सूत्र भी आप लिख सकते हैं, और सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपॉन A। तो निर्वात के समय पे विद्युत क्षेत्र का सूत्र Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A भी हो सकता है। तो ये तीनों सूत्र हैं विद्युत क्षेत्र के जब पराविद्युत उपस्थित नहीं है। तो उस समय पे हमने विद्युत क्षेत्र के सूत्र निकाल लिए। ये तीनों तरीके से हम विद्युत क्षेत्र को लिख सकते हैं। अच्छा, जब पराविद्युत पदार्थ उपस्थित हो तब क्या होगा? हमें पता है पराविद्युत पदार्थ नहीं था तब एक तरफ थी धनात्मक प्लेट और एक तरफ थी ऋणात्मक प्लेट, तो जो विद्युत क्षेत्र था वो धनात्मक से ऋणात्मक में था, और बीच में जब हमने पराविद्युत रखा तो धनात्मक के सामने उत्पन्न हो गया ऋणावेश और ऋणात्मक के सामने उत्पन्न हो गया धनावेश। तो अब इधर प्रेरित धनावेश आ गया, इधर प्रेरित ऋणावेश आ गया, तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था विपरीत दिशा में। तो हमने बोला था जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र में से प्रेरित विद्युत क्षेत्र को घटा दिया जाए तो परिणामी विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा पराविद्युत की उपस्थिति में। तो हमने क्या किया कि पहले जो निर्वात में था E0 विद्युत क्षेत्र, और प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है पदार्थ के अंदर उसमें से अगर प्रेरित को घटा दिया जाए तो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। अब यहां पे आप सोच सकते हैं कि निर्वात के समय पे था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा बोल सकते हैं। और प्रेरित विद्युत क्षेत्र कितना होगा? प्रेरित विद्युत क्षेत्र होगा प्रेरित आवेश घनत्व बटा एप्सिलॉन नॉट, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब आप सिग्मा की वैल्यू को चाहे तो रख सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? Q अपॉन A, और सिग्मा इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या होगी? Q इंड्यूस्ड अपॉन A। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर विभवांतर के रूप में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं V बटा D। V क्या है? माध्यम की उपस्थिति में विभवांतर, माध्यम की उपस्थिति होने पे विभवांतर V हो गया, पहले कितना था? V0। तो अब इसको आप V अपॉन D भी लिख सकते हैं। तो ये हमने अलग अलग तरीके से विद्युत क्षेत्र लिखकर देखा कि विद्युत क्षेत्र को इस तरीके से लिखा जा सकता है माध्यम की उपस्थिति में, और उस तरीके से लिखा जा सकता है माध्यम की अनुपस्थिति में। अगर हम चाहें तो यहां पर देख सकते हैं कि माध्यम की अनुपस्थिति में धारिता कितनी होगी। माध्यम की अनुपस्थिति में मतलब निर्वात के समय, उस समय धारिता थी मान लीजिए C0। तो आपको पता है Q इक्वल टू CV होता है, तो C0 इक्वल टू आप लिख सकते हैं Q अपॉन V0। V0 है निर्वात के समय विभवांतर, तो आपका आंसर हो जाएगा Q अपॉन V0। इस तरीके से आप धारिता लिख सकते हैं। और अगर उपस्थिति में धारिता की बात की जाए तो उपस्थिति में धारिता होगी C इक्वल टू Q अपॉन V, क्योंकि माध्यम की उपस्थिति में विभवांतर हो चुका है चेंज, तो धारिता भी हो जाएगी चेंज। अब आप ये सोचिए धारिता बढ़ेगी या घटेगी, पहले इसको समझते हैं। हमें पता है कि माध्यम आने पे विद्युत क्षेत्र घट रहा है बढ़ रहा है? विद्युत क्षेत्र घट रहा है। विद्युत क्षेत्र घट रहा है इसका मतलब विभवांतर भी घट रहा है। विभवांतर घट रहा है, आवेश तो चेंज नहीं हुआ, कुल आवेश चेंज नहीं हो रहा, विभवांतर घट रहा है, इसका मतलब विभवांतर घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। और हमें पता है माध्यम आने पे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, यही तो हो रहा था वहां पर। तो हमने देख लिया माध्यम की उपस्थिति में धारिता बढ़ रही है, वो होता है C इक्वल टू Q अपॉन V फॉर्मूला। अच्छा, यहां पे इसके बाद बात करते हैं परावैद्युतांक या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होगी, उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन R से या K से। माध्यम की विद्युतशीलता पर आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, इसको आप स्थिर विद्युत्की में भी पढ़ चुके हैं कि निर्वात का विद्युत क्षेत्र और माध्यम के विद्युत क्षेत्र का अगर अनुपात लिखा जाए तो उसको आप लिख सकते हैं परावैद्युतांक माध्यम का। और यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो निर्वात का 1 बटा एप्सिलॉन R गुना हो जाता है। यहां से भी आपको यही समझ में आएगा E0 अपॉन E की वैल्यू एप्सिलॉन R के
बराबर होगी। और हमें पता है इक्वल टू होता है v बाई डी, इसका मतलब ई वी के समानुपाती होता है। तो जो अनुपात ई का आया है वही अनुपात विभवांतर का भी होगा। तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र बटा माध्यम में विद्युत क्षेत्र बोलो, चाहे निर्वात में विभवांतर बटा माध्यम में विभवांतर बोलो, दोनों ही पराविद्युतांक को दर्शाएंगे। अच्छा, यहां पर हम बोल सकते हैं निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र था वो था सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र था वो था सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड बटा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो अनुपात इनका है उस तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो, सिग्मा बटा सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा, सिग्मा को क्यू अपॉन ए लिख दिया जाए और सिग्मा इंड्यूस्ड को क्यू इंड्यूस्ड अपॉन ए लिख दिया जाए तो ये अनुपात बोलिए जाए क्यू का अनुपात बोलिए। इस तरीके से भी आप पराविद्युतांक दर्शा सकते हैं। और पराविद्युतांक का एक बेसिक सूत्र तो आपको पता ही है, माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता को कहते हैं हम आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो ये सब विद्युतशीलता को दर्शाने का तरीका है, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। ये फॉर्मूला आपके ज्यादा कहीं काम आने वाले नहीं है, सिर्फ आपको फील लेनी है कि इस तरीके से इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, हम बोल सकते हैं कि K इक्वल टू, यहां से फॉर्मूला आया है, कैपिटल K क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक बोलिए। तो इसको आप लिख सकते हैं Q अपॉन Q माइनस Q इंड्यूस्ड। तो यहां से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए इसको वज्र गुणनफल कर दिया तो ये बन जाएगा K Q माइनस Q इंड्यूस्ड इक्वल टू Q। ठीक है भाई। अच्छा, इस K को इधर नीचे ले आए तो हम इसको लिख सकते हैं Q माइनस Q इंड्यूस्ड इक्वल टू Q अपॉन K, कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा, Q इंड्यूस्ड को एक तरफ ले जाएं और इसको इधर लेके आ जाएं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंड्यूस्ड इक्वल टू Q माइनस Q अपॉन K, और Q कॉमन आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन K या एप्सिलॉन r। तो आपके पास प्रेरित आवेश का भी सूत्र निकल के आ गया। प्रेरित आवेश का सूत्र होगा कैपिटल Q ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r या 1 अपॉन K। उसी तरीके से आप सिग्मा का सूत्र भी बता सकते हैं। प्रेरित आवेश घनत्व कितना है तो Q इंड्यूस्ड की जगह लिख दीजिए सिग्मा इंड्यूस्ड और Q की जगह लिख दीजिए सिग्मा। तो इस तरीके से आप प्रेरित आवेश घनत्व का सूत्र भी बना सकते हैं। तो ये दोनों सूत्र प्रेरित आवेश और प्रेरित आवेश घनत्व को बता रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इनके सूत्र निकाल लिए। एक खास जो बात ध्यान रखनी है, ये सूत्र आप प्रेरित आवेश या प्रेरित आवेश घनत्व का जो सूत्र लगा रहे हैं ये लगा सकते हैं आप केवल और केवल समरूप विद्युत क्षेत्र में। कहां लगा सकते हैं बेटा? समरूप विद्युत क्षेत्र में। और समरूप विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है समांतर प्लेट संधारित्र में। कहां होता है? समांतर प्लेट संधारित्र में। तो यहां पर एक नोट लगा लीजिए, उपरोक्त संबंध केवल और केवल समांतर संधारित्र नहीं है बेटा, यहां पर क्या आना चाहिए? संधारित्र। क्या आना चाहिए बेटा? संधारित्र में के प्रयुक्त होते हैं। कहां प्रयुक्त होते हैं? केवल समांतर प्लेट संधारित्र में ही प्रयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र में ही जो विद्युत क्षेत्र होता है वो समरूप होता है, और समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए ही हमने ये सूत्र बनाए हैं। तो इनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक बहुत काम का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार बना लीजिए। बहुत काम का टॉपिक है बेटा ये। एक बार आपको ये समझ में आ गया ना तो इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा QVECU सेक्शन। कौन सा सेक्शन है? QVECU सेक्शन। नाम आपको अटपटा लग रहा होगा, अभी आपको फील आ जाएगी। Q का मतलब है आवेश, चार्ज, V का मतलब पोटेंशियल मतलब विभव, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, C का मतलब कैपेसिटेंस मतलब धारिता, U का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो हम आवेश, विभव, विद्युत क्षेत्र, धारिता और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर। तो ये हमारी बेसिक कंप्लीट हुआ कि हम किस बारे में इसको में पढ़ने वाले हैं। अब यहां पे इन पांचों क्वांटिटी से के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है संधारित्र में। आपसे बोल देगा एक संधारित्र है, आवेशित है, उसके ऊपर Q आवेश है, अगर इसकी दोनों प्लेटों को दूर ले जाया जाए तो आवेश का मान घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा, क्या होगा? विभवांतर का मान बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, क्या होगा? या इसके जो
पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको कम कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र का मान पे क्या फर्क आएगा, या बीच में माध्यम को डाल दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इस टाइप के कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और कई वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें घुमा फिरा के कई तरीके से इनको पूछा जा सकता है। तो अब हम इसमें कुछ स्पेशल तरीके से पढ़ने वाले हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी बेटा कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का, आप आराम से जवाब दे पाए। तो ये तभी संभव है जब जिस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है एकदम उसी तरीके से आप समझिए, स्टेप बाय स्टेप इनको समझेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका भी हम एक सीक्वेंस में ही सीखेंगे कि उसी सीक्वेंस में हम सॉल्व करें ताकि आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएं और करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएं। देखिए यहां पर आपको सबसे पहला जो पॉइंट याद रखना वो ये है, यदि कुछ दिया हुआ नहीं है तो यह मान लें कि बैटरी विच्छेदित या फिर हटी हुई है तथा क्यों नियत है। अब यहां पर देखिए दो कंडीशन हो सकती है क्वेश्चन में। क्या दो कंडीशन हो सकती है, या तो बोलेगा संधारित्र बैटरी से जुड़ा हुआ है, या फिर बोलेगा बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है। या तो बैटरी से जुड़ा हुआ होगा या फिर बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं होगा। अगर बैटरी से जुड़ा हुआ है तो बैटरी क्या नियत रखती है बेटा, बैटरी नियत रखती है विभवांतर। क्या नियत रखती है, विभवांतर। तो अगर बैटरी से जुड़ा हुआ है संधारित्र तो क्या नियत रहेगा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर विभवांतर नियत रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया में कोई भी आ जाए, उसकी प्लेटों को दूर ले जाओ, पास ले जाओ, क्षेत्रफल बढ़ाओ घटाओ, माध्यम को उन प्लेटों के बीच में भरो, चाहे उससे निकालो, कुछ भी करो, विभवांतर नियत रहेगा। अगर दोनों प्लेटों को बैटरी से अलग कर दिया, आवेशित कर दिया संधारित्र को, तो उसके ऊपर जो प्लेटों के ऊपर आवेश आया है प्लस क्यू माइनस क्यू, वो नियत हो जाएगा। तो अगर बैटरी से जुड़ा हुआ है तो विभवांतर नियत है, बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है तो आवेश नियत है। क्या नियत है, आवेश नियत है। अगर संधारित्र बैटरी से विच्छेदित है, हटी हुई है बैटरी, तो आवेश नियत हम मानेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले कि जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, तो कुछ ना दिया गया हो तो आप क्या मानेंगे, बैटरी से विच्छेदित है या बैटरी हटी हुई है। यहां यही लिखा हुआ है, यदि कुछ दिया हुआ नहीं है तो यह मान ले कि बैटरी से विच्छेदित है और क्यों नियत है। क्या मान सकते हैं, बैटरी से विच्छेदित है और बैटरी से विच्छेदित है, क्या नियत है, क्यों नियत है। अच्छा, यदि समांतर प्लेट संधारित्र बैटरी से जुड़ा हुआ है तो इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर नियत होगा। बैटरी से जुड़ा है तो क्या नियत होगा, विभवांतर। ये दो पॉइंट बहुत काम के बेटा, इन्हीं दो पॉइंटों के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस टाइप के। चलिए अभी हम अगले कुछ ही मिनटों के अंदर 30 क्वेश्चंस तो हम यहीं करेंगे, बाकी 30 क्वेश्चंस आप घर पे फटाफट खुद प्रैक्टिस करेंगे इनकी, और जितने भी केसेस बन सकते हैं हम सबको एक साथ पढ़ने वाले हैं, तो फील से समझिएगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इसके क्वेश्चंस हम इस चार्ट में सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सबको डील इसी में एक साथ कर देंगे हम। देखिए सबसे पहले केस 1 पढ़ रहे हैं हम। कौन सा केस है, जब बैटरी परिपथ से जुड़ी हुई नहीं है। परिपथ से बैटरी जुड़ी हुई नहीं है। अगर बैटरी जुड़ी हुई नहीं है तो क्या नियत होगा, उस समय पे बेटा आवेश नियत है। सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले यह चेक करना है कि बैटरी जुड़ी है या बैटरी जुड़ी नहीं है। पहला काम क्या, पहले यह चेक करना है कि बैटरी जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। हमें पता चल गया कि बैटरी जुड़ी नहीं है तो आप सिंपल सा क्या कर देंगे, सबसे पहले आवेश को नियत कर देंगे। क्या नियत कर देंगे, आवेश को नियत कर देंगे। अब देखिए अब आवेश नियत हो चुका है यहां पर, और हम कुछ 3 तरीके के परिवर्तन यहां पे पढ़ने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं, माध्यम भर रहे हैं दोनों प्लेटों के बीच में। माध्यम रखने पर क्या क्या होगा, आवेश पे क्या प्रभाव आएगा, विभव पे क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र पे क्या आएगा, धारिता पे क्या आएगा, स्थितिज ऊर्जा पे क्या आएगा, सबके बारे में अध्ययन करेंगे। या दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो इन सब पे क्या प्रभाव आएगा, क्षेत्रफल बढ़ाएं तो क्या प्रभाव आएगा, ये सारी स्टडी हम एक साथ करेंगे। समझिएगा ध्यान से, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसमें। सबसे पहले क्या देखना है, कौन नियत है। अगर बैटरी जुड़ी हुई नहीं है तो आवेश नियत है, कंफ्यूज मत होना। अब सबसे पहले हमने देख लिया आवेश नियत है, तो सबसे पहले आप आवेश को नियत कर दो। अब कुछ भी हो जाए, माध्यम भरो चाहे माध्यम निकालो, दूरी कम करो चाहे दूरी बढ़ाओ, क्षेत्रफल कम करो या क्षेत्रफल बढ़ाओ, कुछ भी करो, आवेश तो नियत ही रहेगा। पहली बात, आवेश तो नियत ही रहेगा। तो स्टेप 1 हमें सबसे पहले देखना है कि कौन नियत है। सबसे पहले
क्या देखना है कि कौन नियत है, तो आवेश नियत है यहां पर, तो आवेश तो वैसा का वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, आवेश को अपरिवर्तित कर दिया। तो हमारा आंसर है कि तीनों केस में आवेश अपरिवर्तित रहेगा। हम सब एक साथ सोल्व करते जा रहे हैं। चलिए चेक करते हैं आवेश का क्या आंसर आना चाहिए। हमने देखा आवेश अपरिवर्तित है पहले केस में, दूसरे केस में भी अपरिवर्तित है, तीसरे केस में भी अपरिवर्तित है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, देखा बैटरी जुड़ी है या नहीं जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी है तो आवेश नियत है, आवेश नियत है तो हमने तीनों जगह बोल दिया आवेश नियत है। अब आप कुछ भी चेंज करते रहो, आवेश तो नियत ही रहेगा। सबसे पहले देख लिया कौन नियत है, उसके बाद सीधे सबसे पहले आपको जाना है धारिता पे। किस पे जाना है बेटा, धारिता पे। अब हम चलते हैं धारिता पे। धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, माध्यम आता है तो एप्सिलॉन आर भी आ जाता है। तो हमने यहां पर सूत्र लिख लिया धारिता का, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। पहला केस देखिए, माध्यम आ गया, इसका मतलब एप्सिलॉन आर बढ़ गया, एप्सिलॉन आर बढ़ गया तो धारिता बढ़ेगी या कम होगी। अरे अभी थोड़ी देर पहले देखा था माध्यम आने से धारिता बढ़ती है। तो पहले का आंसर क्या आना चाहिए बेटा, पहले का आंसर आना चाहिए सर धारिता बढ़ेगी, क्योंकि माध्यम आ रहा है। अच्छा दूसरे का आंसर क्या आना चाहिए, दूसरे का आंसर आना चाहिए, देखिए दूरी कम हो रही है, दूरी कम हो रही है मतलब डी कम हो रहा है, डी कम हो रहा है तो धारिता बढ़ेगी, दूरी कम हो रही है तो धारिता बढ़ेगी। तो यहां पर दूरी कम हो रही है तो धारिता यहां भी बढ़नी चाहिए, सिंपल से बात है। अच्छा थर्ड केस देखिए, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भी धारिता बढ़ेगी, इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ा तो भी धारिता बढ़ गई। तो तीनों केस में क्या होना चाहिए, धारिता बढ़नी चाहिए। तो हमारा आंसर होना चाहिए तीनों केस में धारिता बढ़ेगी। चलिए चेक कर लेते हैं, फर्स्ट केस में भी बढ़ती है, सेकंड केस में भी देखिए बढ़ती है, और थर्ड केस में भी धारिता बढ़ती है। सबसे पहले स्टेप क्या सीखे, पहले देखिए बैटरी जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, फिर उसके बाद ये देखिए कि नियत कौन है, जो नियत है उसको आप कर दीजिए, आप कुछ भी हो रहा हो ये तो चेंज नहीं होगा, ये अपरिवर्तित है। उसके बाद सीधे चलिए धारिता के पास, धारिता के सूत्र से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि माध्यम के आने से धारिता बढ़ेगी, दूरी के कम होने से भी धारिता बढ़ेगी, और क्षेत्रफल के बढ़ने से भी धारिता बढ़ेगी। अच्छा अगर यहां होता क्षेत्रफल कम हो रहा है तो धारिता कम हो जाती, दूरी बढ़ती तो धारिता कम हो जाती, माध्यम को बाहर निकाला जाता तो भी धारिता कम हो जाती। समझ में आ रही है अभी बातें। तो सेकंड सबसे पहले देखा नियत कौन है, फिर चले गए धारिता पे। अब आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहां से शुरू करते हैं। अब हम विभवांतर की बात कर रहे हैं बेटा। अब यहां पर देखिए विभवांतर का सूत्र क्या होता है, V इक्वल टू Q इक्वल टू CV होता है। तो आप V इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन C। क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C। अब यहां पे आपको ये तो कंफर्म हो गया कि Q नियत है। क्या नियत है बेटा, Q नियत है। ध्यान रखिए आप सूत्र ऐसे यूज कीजिए जिसमें नियत क्वांटिटी आ रही हो। नियत कौन है यहां पर, Q नियत है। तो यहां पे जहां भी आप सूत्र यूज करेंगे उसमें Q आना चाहिए, ताकि वो एक क्वांटिटी तो नियत हो जाए। तो इसलिए हमने V इक्वल टू क्या यूज किया, Q अपॉन C। या आप एक और यूज कर सकते थे V इक्वल टू E इंटू डी, मगर इस सूत्र में Q नहीं आ रहा है, विद्युत क्षेत्र आ रहा है। विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको पता नहीं है, इसलिए हमने वो सूत्र यूज नहीं किया। कौन सा सूत्र यूज नहीं किया, आपने सूत्र यूज नहीं किया V इक्वल टू E इंटू डी, क्योंकि इस सूत्र के अंदर आवेश नहीं आ रहा है, तो आप इसमें अध्ययन नहीं कर पाएंगे आसानी से, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। हम किसको यूज कर रहे हैं, हम वो सूत्र यूज कर रहे हैं जिसमें आवेश आ रहा है। आवेश आ रहा है V इक्वल टू Q अपॉन C में। आपको यहां पता चल गया कि आवेश तो नियत है, इसका मतलब विभव डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C के। इसका मतलब अगर धारिता बढ़ेगी तो विभव घटेगा, धारिता आधी हो जाएगी तो विभव दुगना हो जाएगा, धारिता 3 गुनी हो जाएगी तो विभव 1/3 गुना हो जाएगा, धारिता 4 गुनी हो जाएगी तो विभव 1/4 गुना हो जाएगा। तो धारिता का इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब धारिता तीनों जगह बढ़ रही है तो विभव तीनों जगह क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ध्यान से बोलिए। तीनों जगह बढ़ रही है धारिता तो विभव क्या होगा, कम होगा, घटेगा। तो आप देख सकते हैं विभव घटती है, विभवांतर घटती है या घटता है, कुछ भी बोल लीजिए। यहां पर भी घटेगा और यहां पर भी घटेगा, तो तीनों जगह धारिता बढ़ती है और विभवांतर घटती है, घटता है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वैसा समझ सकते हैं। तो ये बात हो गई
विभवांतर की। अब चलिए विद्युत क्षेत्र पे आते हैं। विद्युत क्षेत्र का सूत्र आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। आपके पास विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या भी होता है, देखो विद्युत क्षेत्र का एक सूत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या आप इसको लिख सकते हो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हो वी अपॉन डी। समझ में आ रही है बात? अब आपके पास अभी तो v के बारे में पता चल गया, तो आप ये भी यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जनरली हमें क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, तो हमें सूत्र वही यूज करना चाहिए जिसमें नियत क्वांटिटी आ रही हो। क्या आ रही हो? नियत क्वांटिटी आ रही हो। अब नियत क्वांटिटी कौन सी है? आवेश नियत है यहां पे, तो हम सूत्र कौन सा यूज करेंगे विद्युत क्षेत्र का? जिसमें आवेश आ रहा हो, मतलब ये वाला सूत्र आपको यूज करना चाहिए। अगर आप ये वाला सूत्र यूज करेंगे तो बड़ी आसानी से आपके पास आंसर आएगा। देखिए हमने यहां पर यही किया है, E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए, यही सूत्र यहां पर लगाया है। इसलिए सूत्र आप कौन सा यूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सही सूत्र यूज करेंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। तो यहां पर समझ में आ रहा है सूत्र में Q तो नियत है। क्या नियत है? Q तो नियत है। इसका मतलब एप्सिलॉन आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद्युत क्षेत्र, तो माध्यम आएगा तो एप्सिलॉन आर बढ़ेगा, एप्सिलॉन आर बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र घटेगा। तो पहले का आंसर क्या आना चाहिए? विद्युत क्षेत्र घटना चाहिए। तो यहां पर पहले का हम बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र घटती है या घटता है, जैसी आपकी इच्छा है, तो विद्युत क्षेत्र पहले केस में घटेगा। सेकंड देखिए, सेकंड है दूरी कम करने पे। अब इस सूत्र में कहीं पे दूरी का दूरी वाली टर्म आ रही है क्या? कहीं डी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा है। अगर आवेश नियत है तो हम बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा है इस केस में। तो सेकंड केस में दूरी कम होने पे विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र अपरिवर्तित होना चाहिए, तो आंसर आएगा अपरिवर्तित। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। यहां पर देखिए, अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर दे तो आपको लगता कि दूरी घट रही है तो विद्युत क्षेत्र बढ़ना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विभव भी तो चेंज हो रहा है। दूरी घट रही है तो विभव भी तो घट रहा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र अपरिवर्तित है। इसलिए आप सही सूत्र यूज करेंगे तभी आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो हमने क्या स्टेप सीखी? सबसे पहले देखना है बैटरी जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। उसके बाद आपको चेक करना है कि नियत कौन है। नियत जो है वो तो नियत ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी करिए। उसके बाद जाना है सीधे धारिता पे। धारिता के बारे में आप सूत्र से बता सकते हैं कि बढ़ेगी घटेगी सेम रहेगी। उसके बाद आप बाकी फॉर्मूले लगा के बाकी क्वांटिटी के बारे में भी बता सकते हैं, मगर आपको फॉर्मूला वो यूज करना है जिसमें नियत राशि आती हो। जैसे यहां नियत राशि है Q, तो आपको वो फॉर्मूले यूज करने हैं जिसमें Q आता हो। हमने विभव के लिए यूज किया Q बाई C, और विद्युत क्षेत्र के लिए किया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए। ठीक है भाई। अब देखिए थर्ड, क्षेत्रफल बढ़ाने पे हमें दिख रहा है क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद्युत क्षेत्र, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र घटना चाहिए, तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र घटती है। बात समझ में आ रही है अभी? चलिए लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बेटा तीन तीन सूत्र हैं। कौन कौन से? एक है हाफ CV स्क्वायर, एक है हाफ QV, और एक है Q स्क्वायर अपॉन 2C। देखिए, एक है हाफ CV स्क्वायर, एक है हाफ QV, और एक है Q स्क्वायर अपॉन 2C। मैंने आपसे बोला वो सूत्र यूज की जिसमें आवेश आता हो। अब आवेश इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कौन सा यूज करें? भाई C के बारे में तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं ना कि भाई C के सूत्र में सब आ रहा है, क्षेत्रफल भी आ रहा है, दूरी भी आ रही है, माध्यम भी आ रहा है, तो C के बारे में आप डायरेक्ट बता सकते हैं। और Q नियत है, C के बारे में आप डायरेक्ट बता सकते हैं, और Q नियत है। तो सबसे अच्छा जो सूत्र है आपके लिए वो ये वाला है। यहां पे अगर इसको यूज करेंगे तो Q नियत है, विभव के साथ जो होगा वैसा ही स्थितिज ऊर्जा के साथ हो जाना चाहिए, मगर क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी विभव भी आपसे पूछा जाए, तो उसके लिए आपको पहले विभव बताना पड़ेगा, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा पे आएंगे। इसलिए आप इसको यूज ना करें। यूज कौन सा करें? Q स्क्वायर अपॉन 2C। इसको देखिए, इसके लिए भी आपको पहले विभव पे आना पड़ेगा, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा पे आएंगे, तो इसको भी नहीं करें। हमें सूत्र वो यूज करना है जिसमें नियत राशि आ रही हो। नियत राशि है Q, उसके साथ C आ रहा है, C के साथ आप डायरेक्ट डील कर सकते हैं, इसलिए Q और C वाला फॉर्मूला आपने यूज किया। देखिए यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया Q स्क्वायर अपॉन 2C।
यहां से समझ में आ रहा है कि Q तो नियत है, Q अगर नियत है तो स्थितिज ऊर्जा C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब C बढ़ेगा तो U कम होगा और C कम होगा तो U बढ़ेगा। C अगर आधा रह जाएगा तो U दुगुना हो जाएगा, C 1/4 रह जाएगा तो U 4 गुना हो जाएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं। तो देख सकते हो कि माध्यम आने पे धारिता बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है, और दूरी कम होने पे धारिता बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है। क्षेत्रफल बढ़ने पे धारिता बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो हम इस तरीके से हर एक सवाल का जवाब दे सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा कब घट रही है, बढ़ रही है, विद्युत क्षेत्र कब घट रहा है, बढ़ रहा है, या आवेश या विभव, किसी भी बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ये पढ़ा हमने केस 1, जब बैटरी जुड़ी हुई नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया। चलिए सेकंड केस देखते हैं। इस बार क्या है, इस बार बैटरी जुड़ी हुई है परिपथ में। परिपथ में बैटरी जुड़ी हुई है तो क्या नियत होगा बेटा, इस बार नियत होगा विभव। इस बार विभव नियत होने वाला है। अब विभव नियत होने वाला है यहां पर, तो हमने बोला था सबसे पहले आपको यह देखना है बैटरी जुड़ी है या नहीं है, तो हमें समझ में आ गया कि बैटरी जुड़ी हुई है। उसके बाद हमें देखना है कि नियत कौन है, तो हमें पता चल गया नियत विभव है। तो पहला हमारा पॉइंट क्लियर है कि विभव नियत है। अब कुछ भी हो रहा हो, वही 3 केस यहां पर भी हो रहे हैं, माध्यम रख रहे हैं, दूरी कम कर रहे हैं और क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं। उस केस में विभव के साथ क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि विभव तो नियत रहने वाला है। इसका मतलब पहले केस में भी विभव नियत होगा, दूसरे में भी नियत होगा और तीसरे में भी नियत होगा। कुछ भी कर लीजिए, विभव तो नियत ही रहेगा, विभव चेंज नहीं होगा क्योंकि बैटरी जुड़ी हुई है। तो स्टेप 1 हमारी कंप्लीट हो गई, विभव हमने देख लिया। कुछ भी करिए विभव अपरिवर्तित रहेगा, तीनों केस में विभव अपरिवर्तित ही रहेगा। सबसे पहले देख लिया कि अपरिवर्तित कौन है। इसके बाद हम किस पे चलते हैं, इसके बाद सीधे जाते हैं धारिता पे। धारिता का सूत्र आपको रखना है ε0 A/d या फिर ε0 εr A/d। पहला देखिए माध्यम आएगा तो εr बढ़ेगा, εr बढ़ रहा है, इसका मतलब धारिता बढ़ती है। दूरी कम करेंगे, सेकंड केस देखिए, दूरी कम करेंगे, दूरी अगर कम करेंगे तो भी धारिता बढ़ जाएगी, दूरी कम कर रहे हैं तो भी धारिता बढ़ रही है। थर्ड केस देखिए, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, मान लीजिए क्षेत्रफल बढ़ा रहा है तो भी धारिता बढ़ जाएगी क्योंकि सीधे समानुपाती है। तो यहां पर थर्ड केस में भी आंसर क्या आना चाहिए, धारिता बढ़ती है। तो हमने यहां पर बता दिया तीनों केस में धारिता के बारे में, तीनों केस में विभव के बारे में, स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं। अब बाकी किसी को भी सॉल्व कर सकते हो आप। चलिए आवेश पे आते हैं। आवेश का सूत्र होता है Q = CV। आवेश का सूत्र Q = CV। अब यहां पर आपको सूत्र वैसे यूज करना है जिसमें नियत राशि आती हो। नियत राशि कौन है, V। वहां नियत राशि कौन थी, Q। तो वहां हमने Q वाले सूत्र यूज किए थे, यहां पर V वाले सूत्र यूज करेंगे। तो आवेश का सूत्र क्या होता है, Q = CV। अब हमें पता है इस सूत्र के अंदर V तो नियत है, इसका मतलब Q समानुपाती होगा C के, क्योंकि इसके समानुपाती होगा C के। इसका मतलब अगर धारिता बढ़ती है तो आवेश भी बढ़ता है, धारिता कम होती है तो आवेश भी कम होता है, धारिता 1/4 रह जाती है तो आवेश भी 1/4, धारिता आधी रह जाती है तो आवेश भी आधा हो जाएगा। तो ऐसा आप बता सकते हैं। तो देखिए तीनों केस में धारिता बढ़ती है तो तीनों केस में आवेश भी बढ़ेगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं आवेश भी बढ़ता है, धारिता तीनों केस में बढ़ती है तो आवेश भी तीनों केस में बढ़ता है। तो ये क्लियर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम आते हैं विद्युत क्षेत्र के ऊपर। विद्युत क्षेत्र का सूत्र σ/ε0 भी होता है, सिग्मा को Q/A भी लिख सकते हैं आप। मगर ध्यान रखिए सूत्र आपको वो यूज करना है जिसमें नियत राशि आती हो। नियत राशि है V, तो हमें विद्युत क्षेत्र को विभवांतर के रूप में लिखना है, तो हम विद्युत क्षेत्र को लिख सकते हैं E = V/d। अगर ये रखेंगे तो एकदम करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। आपको पता है इस सूत्र में V तो नियत है, V नियत है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र केवल दूरी पे निर्भर कर रहा है, ना माध्यम पे निर्भर कर रहा है और ना ही क्षेत्रफल पे निर्भर कर रहा है। इसका मतलब माध्यम आए चाहे ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र अपरिवर्तित होना चाहिए।
सेकंड केस देखिए, दूरी कम होने पे, अगर दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र बढ़ना चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ता है। क्या बढ़ता है, विद्युत क्षेत्र बढ़ता है। थर्ड केस देखिए, क्षेत्रफल। अरे इस सूत्र में कहीं क्षेत्रफल आ रहा है क्या बेटा, कहीं क्षेत्रफल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्षेत्रफल से कोई निर्भरता नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र यहां पर भी अपरिवर्तित रहेगा। तो हम इस तरीके से इसके जवाब दे सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वांटिटी आती है अपने पास स्थितिज ऊर्जा। वही 3 सूत्र हैं, देखिए एक सूत्र है हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2C और हाफ Q। हमें सूत्र वो यूज करना है जिसमें नियत राशि आती हो, मतलब V आता हो। इसमें तो नियत राशि आ ही नहीं रही है, तो इसको यूज नहीं करना है। इसमें नियत राशि आ रही है, मगर उसके लिए आपको पहले Q भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और Q के लिए हमें पहले C कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब हम इसको भी यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है। हमें यूज वो करना चाहिए जिसमें नियत राशि आती हो, मतलब विभव आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और यहां पर हमें C तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। C को हम डायरेक्ट बता सकते हैं, माध्यम आने पे C बढ़ रहा है, कम हो रहा है, विभव और दूरी कम ज्यादा होने पे C के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्षेत्रफल कम ज्यादा होने पे धारिता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप इस सूत्र की हेल्प से डायरेक्ट स्थितिज ऊर्जा के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अगर इस सूत्र का यूज करते तो आपको Q पता होना चाहिए था, और Q पता करने के लिए आपको पहले C ही पता करना था, तो हम क्यों ना यही सूत्र यूज कर लें जिसमें डायरेक्ट C और V से काम हो जाए। तो हमने स्थितिज ऊर्जा का सूत्र यूज किया हाफ CV स्क्वायर। अब हमें पता है इस सूत्र में V तो नियत है, इसका मतलब जो स्थितिज ऊर्जा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है धारिता के। अगर धारिता बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती है। यहां पर भी धारिता बढ़ रही है तो स्थितिज ऊर्जा यहां पर भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगी, और यहां पर भी बढ़ेगी। धारिता डबल तो स्थितिज ऊर्जा भी डबल, धारिता आधी तो स्थितिज ऊर्जा भी आधी। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए तो आप इसके इन सवालों के जवाब इसी तरीके से देंगे। सबसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले चेक क्या करना है कि बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो क्या नियत, विभव नियत। अगर डिसकनेक्टेड है तो क्या नियत, आवेश नियत। तो सबसे पहले देखना है कौन नियत है, जो नियत है उसको नियत रखना है। उसके बाद चलना है धारिता पे। धारिता का सूत्र रखना है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D। उसके बाद आप किसी भी क्वांटिटी को यूज कर सकते हैं। अगर आवेश नियत है तो सूत्र वो यूज कीजिए जिसमें आवेश आता हो, मतलब Q वाले सूत्र यूज कीजिए। अगर विभव नियत है तो वो सूत्र यूज कीजिए जिसमें V आता हो, विभव आता हो, वो सूत्र यूज कीजिए, और क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।